हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉड्यूल 12 और टॉपिक होगा आज का हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अभी प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद आप बहुत ईजिली अपने आप को इस सेशन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए गाइस, मॉड्यूल 9th और मॉड्यूल 10th में हम लोगों ने डिस्कस किया था एटमॉस्फेयर। मॉड्यूल 9th में हम लोगों ने डिस्कस करा एटमॉस्फेयर में कितनी गैसेज होती हैं और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड सोलर रेडिएशन का क्या रोल होता है। ठीक है जी। उसके बाद एटमॉस्फेयर में हमने मॉड्यूल 10th में डिस्कस करा लेयर्स। लेयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था मॉड्यूल 10th और इवन मॉड्यूल 9th भी। अच्छा, मॉड्यूल 11th में हम लोगों ने कवर करा था इंसोलेशन एंड हीट बजट। ठीक है जी। और आज हम कवर करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। ये एक जस्ट प्रेशर बेल्ट एंड विंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए कि होर्स लैटिट्यूड क्या होता है, ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, पॉलर फ्रंट या फिर जो हमारा एक तरह से इक्वेटर में किस तरह से विंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये हम समझेंगे। उससे पहले हमें थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ना होगा, तभी हम इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ मैं कंप्लीटली लिख देता हूँ एक बार। गाइस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन सर्टेन एरिया। कुछ एरिया पे अगर हम देखते हैं कि जो प्रेशर एयर के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब मान के चलो कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकालना चाहते हैं तो समझते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये एरिया हमने मान लिया, ठीक है, और एयर प्रेशर को हम कौन सी यूनिट में डिस्क्राइब करते हैं? बार में। ठीक है, वैसे हम इसको डिफाइन करते हैं कि अगर जैसे मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे तो ये कितना होगा? 1013 मिली बार। कंसिडर हम किस में करते हैं? मिली बार में। वैसे इसकी यूनिट क्या होती है? बार। ठीक है जी। अच्छा, समटाइम्स ना क्वेश्चन केजी में भी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखना 1.0 केजी, 1.03 केजी। ठीक है जी। अब यूनिट क्या होगी इसकी? बार। और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जान पाते हैं? बहुत ईजी है, बैरोमीटर। और बैरोमीटर में क्या होता है? मरकरी। सारा रोल इसी का ही होता है। अब शॉर्टकट में आपको मैं समझाता हूँ, फिर हम डिटेल में चलेंगे, कंप्लीट अच्छे से एनालिसिस करेंगे इस टॉपिक का। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखिए, अब जो मरकरी है, मरकरी में जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है ना, तभी तो हम बेसिकली अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हैं। वाटर के कंपैरेटिवली मर्क्यूरी की डेंसिटी तो हाई देगी। ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है इसका? हाई होता है। और अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो वो क्या होता है? लो होता है। अच्छा, अब मर्करी की अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर मरकरी मरकरी को डोनेट करा जाता है एच से, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो मरकरी का अगर प्रेशर यहाँ पर कम होगा, या ऐसे समझो मरकरी कम हमें देखने को मिली, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। अभी हम समझेंगे डिटेल में। यहाँ पर समझिए कि जो हमारा मरकरी हमें बहुत कम देखने को मिलेगा, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन बनेगी? स्ट्रॉम की। बोले तो तूफान। अगर ज़्यादा, जितना कम होता जाएगा उतना प्रेशर कम होगा और उतना ही हमें यहाँ पर स्टॉर्म की कंडीशन बनते हुए दिखेगी। ठीक है, अगर मान के चलो कि जो मरकरी है वो वेरिएट कर रहा है, मतलब कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन में हमें देखने को मिल रहा है, तो वेरिएशन के केस में क्या होगा? हमें रेनफॉल देखने को मिलेगा। और अगर मरकरी ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी? क्लियर वेदर। और इसी को हमने समझना है, ये कंडीशन कैसे कैसे बनती है और कौन कौन से रीजन में बनती है। ठीक है, अब देखिए प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मैंने आपको बताया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन सर्टेन एरिया। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि अगर हम एक एरिया लेकर चलें उसमें हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना निकल कर आता है? 1 सेंटीमीटर हमने एरिया लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और उसमें जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल कर आया 1013 मिली बार। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये पीडी का मतलब है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हम दो तरह से देखेंगे, एक देखते हैं हम वर्टिकल और एक देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को मैं समझाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, यहाँ पर समझिए, और यहाँ बिल्कुल बीचों बीच होता है इक्वेटर, बोले तो भूमध्य रेखा। ठीक है जी, और
आई थिंक भूमध्य रेखा ही कहते हैं इसको हिंदी में। और इसके ठीक ऊपर कर्क रेखा जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। और ठीक इसके नीचे पैरेलल में होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। और इसको मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी अर्थ आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर होगा क्या कि अगर जैसे जैसे हम वर्टिकल ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर क्या है, कम होता जाएगा, ठीक है। और ये कम क्यों होता है, यहाँ इसको ध्यान से समझिए। पहले मैं आपको यहाँ पर लिखिए, हाइट इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखना। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। अब ये क्यों होता है, देखो जो हमारी अर्थ है उसके जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है ना। ये हमने 9th और 10th मॉड्यूल में बहुत अच्छे से समझा था कि एटमॉस्फेयर किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, क्या इंपॉर्टेंस है एटमॉस्फेयर की। और एयर प्रेशर इज कॉज्ड ग्रेविटी बाय ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। जो एयर प्रेशर होता है वो ग्रेविटी के कारण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर ग्रेविटी जो फर्स्ट लेयर होगी, यहाँ ग्रेविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एयर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी अर्थ के टुवर्ड्स, ठीक है। अर्थ के बिल्कुल चारों ओर जब जहाँ हम देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पर इस तरह से देखो, ये L1 है, लेयर 1, और इसके ठीक ऊपर मैं दूसरी लेयर बना दूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछूं कि L1 में या L2 में हमें डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी, मतलब एयर हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली डेंसिटी कहाँ होगी, L1 में, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ होगी, अर्थ के जो फर्स्ट लेयर है वहाँ पर हमें अर्थ के बिल्कुल पास ही ग्रेविटी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर एयर डेंसिटी हाई होगी तो एयर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज करेगी, मतलब हमारी नहीं, सॉरी, यहाँ पर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो लेयर 2 में हमें प्रेशर यहाँ पर कम देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली लेयर 1, ठीक है। अब इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लो कि आप इसको दूसरी तरह से भी ले सकते हो। ये एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझा कि एयर डेंसिटी किस तरह से वर्क करती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी कम हो जाएगी और प्रेशर भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर वेट भी ज़्यादा होगा। ध्यान से समझो, एयर बहुत ज़्यादा इकट्ठी होगी, इकट्ठी होने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे वो एक्सपेंड करेगी, ऊपर की ओर जाएगी, वैसे वैसे क्या हो जाएगी, प्रेशर कहीं ना कहीं रिलीज होगा, मतलब प्रेशर कहीं ना कहीं कम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस किस तरह से होता है, ये डिपेंड करता है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। मतलब जो हम प्रेशर बेल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे, वर्टिकल में तो हमें सिर्फ इतना सा ही समझना है कि जैसे जैसे हमारी हाइट मतलब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रेशर हमें कम देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारी हाइट नहीं, मतलब ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं ग्लोबल प्रेशर बेल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अब गैस यहाँ पर है इक्वेटर, ठीक है, ये बिल्कुल बीचों बीच। और मैं आपको प्रीवियस सेशंस में बहुत बार बता चुका हूँ कि जो सन होता है इसकी जो मतलब एक तरह से रेडिएशंस हैं, सोलर रेडिएशंस, ये मेनली हमें कहाँ देखने को मिलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके इन बिटवीन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, इक्वेटर में। क्यों होती है इक्वेटर में ज़्यादा, क्योंकि जो सनरेज होती हैं वो इंसिडेंट होती हैं इक्वेटर पे एज अ मतलब परपेंडिकुलर, अगर हम देखें तो, ठीक है। तो सनरेज इंसिडेंट परपेंडिकुलर ऑन इक्वेटर, तो यहाँ पर सनरेज हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब जब सनरेज हमें यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी मतलब टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा, ठीक है। जब सनरेज डायरेक्ट यहाँ इक्वेटर पे पड़ रही है, मान लो इस जोन पे सबसे ज़्यादा सनरेज पड़ रही हैं, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो उस केस में क्या होगा, जो एयर है हमारी वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान से समझो, टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ मैं लिख देता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी एयर क्या होगी, वो एक्सपैंड करना शुरू करेगी और ऊपर की ओर उठना शुरू होगी, ठीक है। जब ऊपर की ओर उठना शुरू होगी तो यहाँ पर जो हमारा, अच्छा एक मैं पॉइंट आपको बताना भूल गया, इस पॉइंट को पहले समझो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉरलिसिस फोर्स। जस्ट अ सेकेंड, इसको ध्यान से समझो, कॉरलिसिस फोर्स, फिर आपको सब चीज़ें बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। देखो ज्योग्राफी में मेनली हम
थ्री फोर्स पढ़ते हैं, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होती है कोरोलिसिस फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स भी आप कंसिडर कर सकते हो। चलो ग्रेविटेशन फोर्स तो हम लोगों को पता ही है, ठीक है। ग्रेविटी के बिना तो खैर हम लोग भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारी जो सन है और जो हमारा एक तरह का अर्थ मतलब एक सोलर सिस्टम बना हुआ है, वो पूरा का पूरा ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर है। मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत डिटेल में समझ चुके हैं हम सारा का सारा चीज़ें, ठीक है। अभी के लिए कोरोलिसिस फोर्स के ऊपर ध्यान रखो। कोरोलिसिस फोर्स क्या होती है? ये बेसिकली एक तरह से विंड की डायरेक्शन को यहाँ पर ऐसे समझ लो, कोरोलिसिस फोर्स की वजह से हम विंड की डायरेक्शन चेंज होते हुए देखते हैं, ठीक है। विंड की जो डायरेक्शन होती है वो कोरोलिसिस फोर्स की वजह से चेंज होती हुई हमें दिखती है, ठीक है। या फिर ऐसे समझो कि जैसे जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है और रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ साथ हमें जब कोरोलिसिस फोर्स इस पर अप्लाइड होती है तो हमें विंड की डायरेक्शन चेंज होती हुई दिखती है, ठीक है। तो इसको 2 पॉइंट लिख लो यहाँ पर, अप्लाइड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ। और रोटेशन ऑफ अर्थ होगा तो विंड की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। अब यहाँ पर कोरोलिसिस फोर्स हमें समझ में आ गया। देखो, अब मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर पे क्या होगा कि जो सन रेज हैं वो इंसिडेंट होंगी बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होंगी तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो एयर है वो क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। अब एयर एक्सपेंड कर रही है तो यहाँ पर तो हमें एयर देखने को मिल ही नहीं रही, एयर तो सारी ऊपर की ओर चली गई है ना। जब एयर ऊपर की ओर चलेगी यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें हमारा जो कोरोलिसिस फोर्स होगा वो क्या हमें देखने को मिलेगा? जब यहाँ पर प्रेशर ही लो है, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रेशर ही लो हो गया, एयर प्रेशर ही लो हो गया क्योंकि एयर तो सारी ऊपर की ओर उठ गई। और एयर प्रेशर अगर हमारा लो हो गया इक्वेटर पे तो क्या हमें ये एक्सपीरियंस होगा? कोरोलिसिस फोर्स एक्सपीरियंस होगी, मतलब विंड की डायरेक्शन हमें चेंज देखने को मिलेगी? नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि विंड क्या है, सारी की सारी ऊपर की ओर उठ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरोलिसिस जो फोर्स है या इसका जो इफेक्ट है वो हमें जीरो कहाँ पर देखने को मिलता है? इक्वेटर वाले जोन में। या फिर आप ऐसे समझो कि 5 डिग्री या 10 डिग्री, इसको हम इस तरह से कंसिडर करते हैं, 10 डिग्री साउथ से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। ये हमने एक जोन पढ़ा जिसको हम कहते हैं इक्विटोरियल प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ये एक तरह से फर्स्ट कंडीशन थी हमारी। और बिल्कुल जहां पर हमारी कोरोलिसिस फोर्स जीरो होती है वो पॉइंट आपने याद रखना है, 5 डिग्री साउथ से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। इसको हम डोल्ड्रम भी इसी वजह से कहते हैं, ठीक है। हर पॉइंट का एक रीजन होता है। और डोल्ड्रम हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारी कोरोलिसिस फोर्स क्या होती है? बिल्कुल जीरो होती है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेकंड पॉइंट। अब देखो यहाँ हम बीच वाले पॉइंट बाद में समझते हैं, सब ट्रॉपिकल क्या है, सब पोलर लो प्रेशर क्या है। सबसे पहले पोलर वाला पॉइंट समझते हैं। अब पोलर बेल्ट में क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है तो एक बार आप पढ़ लेना। या ये 5 डिग्री है, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है जी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक तरह से डोल्ड्रम कहते हैं, ठीक है। बेल्ट ऑफ काम या फिर बेल्ट ऑफ डोल्ट्रम, ठीक है जी। ये पढ़ लेना, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जस्ट आप समझिए यहाँ पर, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन हम समझ रहे थे पोलर बेल्ट वाली। अब पोलर बेल्ट के केस में क्या होता है? ये इसको मान लो 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। और ये दोनों ही कंडीशन में है, नॉर्थन हेमिस्फेयर पे भी और साउथन हेमिस्फेयर पे भी, ठीक है। अच्छा, अभी हमने समझा कि जो इक्वेटर वाला अगर पॉइंट हमने समझा, इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट समझी, तो उसमें तो हमारी कोरोलिसिस फोर्स अफेक्ट ही नहीं कर रही थी, तो विंड का डायरेक्शन हमें चेंज होती दिख नहीं रही थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विंड की डायरेक्शन जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में वो कैसी होती है और साउथन हेमिस्फीयर में कैसी होती है, तो ये पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमें विंड की डायरेक्शन राइट हैंड साइड को देखने को मिलती है और साउथन हेमिस्फीयर पे हमें विंड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में देखने को मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, अभी हम इसको डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। पोलर बेल्ट आपको समझा दूं। अब देखो, पोलर बेल्ट को यहाँ पर समझना कि जो सन रेज हैं वो एक तरह से तिरछी पड़ेंगी, ठीक है। सन रेज स्लैंटिंग मतलब तिरछी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर सन रेज जब स्लैंट होती हुई दिखेंगी हमें, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम होगा? पोलर वाले रीजन में हमारा टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। और एयर क्या करेगी? यहाँ पर श्रिंक करेगी, ठीक है। सिकुड़ना शुरू हो गया, अगर मैं हिंदी में सही बोल रहा हूँ तो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। और
जब सिकुड़ना शुरू होगी तो यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी एयर की। जहाँ पर डेंसिटी हाई होती है एयर की, वहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो डेंसिटी हाई हुई तो एयर का प्रेशर भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब हमने एक कंडीशन समझी थी, जो कोरोलिसिस फोर्स है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमें एयर प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या हमारी पोलर बेल्ट पे कोरोलिसिस फोर्स का इफेक्ट होगा? नहीं होगा। अब इसको ध्यान से समझना, क्यों नहीं होगा। देखिए, कोरोलिसिस फोर्स क्या काम करती है, विंड का डायरेक्शन चेंज करती है जहां पर एयर प्रेशर होगा। ठीक है, अब यहां पर कोरोलिसिस फोर्स अफेक्ट क्यों नहीं कर पा रही, इसका रीजन है क्योंकि यहाँ जो हमारी विंड है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, मतलब बहुत ठंडी हमें यहाँ पर एयर देखने को मिलती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो हमारी कोरोलिसिस फोर्स है वो यहाँ पर अफेक्ट ही नहीं कर पाती। ठीक है, और पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा है, ये भी हम मान लेते हैं, ग्रेविटी ज़्यादा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारी कोरोलिसिस फोर्स ज़्यादा है, लेकिन विंड का डायरेक्शन ये चेंज नहीं कर पाती। ठीक है, यहाँ पर अफेक्ट नहीं कर पाती बिकॉज एयर इज़ वेरी कोल्ड। ठीक है, कोरोलिसिस फोर्स डजेंट अफेक्ट। ठीक है, तो पोलर बेल्ट में यहाँ पर अफेक्ट नहीं कर पाती ड्यू टू एयर इज़ वेरी कोल्ड। ठीक है, एयर प्रेशर भी यहाँ पर हाई होता है। कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि काफ़ी हाई होगा तो यहाँ पर मूव ही नहीं कर पाएंगी, सिकुड़ जाएंगी बहुत ही ज़्यादा, अगर हम देखें यहाँ पर कंडीशन। ठीक है, अब एयर का जो हमें डायरेक्शन चेंज होती हुई दिखती है, मतलब कोरोलिसिस फोर्स हमें अफेक्टेड कहाँ पर देखने को मिलती है ज़्यादा, उसको समझना। ठीक है, एक तो हमें देखने को मिलेगी सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट। अब सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट कौन सी है, इसको यहाँ समझो, ये है सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और ये 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ, और ऐसी से 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ, ये इसको हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर क्यों होता है यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कैसे हम कंसिडर करते हैं, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम समझते हैं। अच्छा, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर शॉर्टकट में लिख सकते हो। हमें लंबे समय के लिए याद रहता है अगर हम इस तरह से नोट्स बनाते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको समझकर ही क्लियर होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जस्ट उसको क्रैम करो और काम चल जाए। जैसे रिवर वाले पार्ट में हम क्रैम कर लेते हैं, उसमें तो हम कुछ चेंज नहीं कर पाते कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा बनती कहाँ पर है, देव प्रयाग में है ना। ये क्वेश्चंस तो जस्ट एक क्रैम के लिए हैं। जैसे आप डैम्स वाले क्वेश्चंस अगर कंसीडर करो, या हिमालय की, हिमालय चलो फोल्ड, और आप वो समझ सकते हो कि हाँ फोल्ड माउंटेन किसे कहते हैं, या फिर फोल्ट माउंटेन किसे कहते हैं, वोल्केनिक माउंटेन किसे कहते हैं। उसके बाद तो जस्ट आपको रटना ही है कि माउंटेन्स कहाँ पे, किलिमंजारो कहाँ पर है, इसकी हाईएस्ट पीक मतलब इसकी कितनी है, मतलब हाइट कितनी है। ऐसे क्वेश्चन जस्ट क्रैम के लिए होते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में जो अभी के लिए हम समझ रहे हैं वो सारा का सारा समझने वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट जो है इसको अच्छे से समझना। ये 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक हमें देखने को मिलती है। कंडीशन नॉर्थ में भी है और साउथ में भी, मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ क्या होता है, जब हमारी एयर, मैंने अभी आपको बताया था ना, इक्वेटर से एयर ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, इक्वेटर से जब एयर ऊपर की ओर जाएंगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से हमारी एयर क्या है, नीचे की ओर आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं हमें कोरोलिसिस फोर्स का अफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ड्यू टू कोरोलिसिस फोर्स, कोरोलिस फोर्स, कोरोलिसिस नहीं, कोरोलिस फोर्स मैं कोरोलिसिस ही बोलता हूँ इसको। चलिए, यहाँ ध्यान से समझिए, कोरोलिस फोर्स हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब इसकी वजह से हमारे को विंड डायरेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे एयर का यहाँ पर एयर प्रेशर क्या था, कम था, यहाँ पर एयर प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, एकदम हमें चेंज देखने को मिला। और कहाँ पर हुआ, ये 35 डिग्री पर। और ये जो एयर्स हैं ये वापस आनी शुरू हो जाएंगी, और वापस कहाँ आएंगी, जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहाँ पर राइट की ओर मूव करेंगी। ठीक है, और साउथ हेमिस्फीयर पे हमें लेफ्ट की ओर विंड मूव होती हुई दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने राइट लिख दिया गलती से, लेफ्ट की ओर मूव होती हुई दिखेंगे। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए कि एयर का प्रेशर यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिला। ठीक है, मतलब एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया और उस वजह से हमारी विंड का जो डायरेक्शन है वो एकदम से चेंज हो गया। ठीक है, और इसको ऐसे समझ लो कि एयर की रफ्तार बनती है कहाँ पर जाकर, सब ट्रॉपिकल प्रेशर में। इसको कहते हैं इट इज़ अ डायनेमिकल इंड्यूस्ड।
ठीक है, ये बेल्ट क्या है, इट इज़ अ डायनेमिकल इंड्यूस्ड बेल्ट। ठीक है, डायनेमिकल का मतलब होता है एयर की रफ्तार बनती है। ठीक है, इसको हिंदी में अगर आप समझो, इक्वेटर से एयर जब ऊपर की ओर जाएंगी, ठीक है, मैं आपको बहुत ही सिंपल में समझा रहा हूँ, जैसी एयर हमारी ऊपर की ओर जाएंगी तो कॉरलिस फोर्स की वजह से जो डायरेक्शन है वो चेंज होती हुई हमें दिखेगी। ठीक है, इधर उधर हमारी एयर्स मूव होंगी और इसको हम एक तरह से एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी कहते हैं। मैं स्पेलिंग शायद यहाँ पर नहीं, ये है स्पेलिंग। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एयर हमारी इधर उधर मूव जब होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ये कहाँ पर होती है। अच्छा, अब 35 डिग्री से हवा जब नीचे की ओर आनी शुरू होंगी, इस वजह से हमारी एयर डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और अच्छा इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, इसको हॉर्स लैटिट्यूड कैसे कहते हैं। अब हॉर्स लैटिट्यूड इसका जो नाम रखा ना, इसके पीछे भी रीज़न है। देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, आजकल तो हम उबर कर लेते हैं, ओला कर लेते हैं, या हमारे पास अपने व्हीकल्स होते हैं। और पुराने ज़माने में क्या होता था, मान लो कि अगर एक पर्सन ने दूसरे सिटी में जाना है, जैसे वास्को डिगामा भाई साहब जब हमारे देश में आए थे, कैलिकट में जब ये प्रवेश किया इन्होंने, ठीक है, या ऐसे समझ लो कि उस टाइम जो ट्रेडर्स होते थे, जो ट्रेड करते थे, इधर उधर जाते थे, ठीक है, तो ये क्या करते थे, अपनी शिप में हॉर्स रखते थे। ठीक है, जैसे ये लैंड करेंगे दूसरी कंट्री में तो वहाँ ये अपने हॉर्स से वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ पर इन्होंने ट्रेड करना है। ठीक है, अब होता क्या था, जब ये शिप से जा रहे होते थे तो एकदम क्या होता था, 35 डिग्री पर, जैसे मैंने आपको बताया प्रेशर यहाँ से तो लो प्रेशर है, यहाँ तो इनको कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब 35 डिग्री पर जैसे ही विंड की डायरेक्शन चेंज हुई और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हुआ, तो एयर क्या है हमारी नीचे की ओर आनी शुरू होगी। जब एयर नीचे की ओर आनी शुरू हुई तो इनकी जो शिप होती थी, यहाँ पर मान लो ये शिप है, ये डूबने लग जाती थी एकदम एक तरह से। ठीक है, जब ये डूबने लग जाती थी तो ये शिप का जो वेट है उसको हल्का करने की कोशिश करते थे और अपने साथ जितने हॉर्स लेकर जाते थे उनको समुंदर में या कहीं पर भी, जहाँ पर समुंदर में, ऑब्वियसली समुंदर में फेंकना शुरू कर देते थे। ठीक है, और इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया, हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई, इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहा जाता है और उसको डॉल ड्रम क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो विंड जैसी डाउनवर्ड मूव होनी शुरू हुई, इसका अच्छा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर हॉर्स लैटिट्यूड बनता है, तो याद रखना 35 डिग्री। वैसे इसका एक रीज़न एक दिया गया 30 to 35 डिग्री, कभी भी 35 डिग्री अकेला नहीं आया। जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने अभी तक देखे हैं, प्रीवियस सेशंस जो पेपर हुए हैं या फिर जो जितने भी सेट्स देखे हैं, उसमें इसी रेंज में हमें हॉर्स लैटिट्यूड दिखता है। ठीक है, चलिए, तो ये था सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, जहाँ पर हमें एयर की रफ्तार बनती हुई दिखी, डायनेमिकल इंड्यूस्ड होता हुआ दिखा, एयर प्रेशर एकदम से जब बढ़ा तो एयर नीचे की ओर आती हुई दिखी। अब हम समझेंगे जो हमारा लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन कौन सी है हमारी, सब पोलर बेल्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है, ये सब पोलर लो प्रेशर मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, एक रह गया हमारा सब पोलर बेल्ट, ये वाला, इस पॉइंट को हम समझेंगे। अब ये जो सब पोलर बेल्ट है, 45 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक ये हमें नॉर्थ साउथ दोनों हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है। डायग्राम में एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ देखिए सब पोलर बेल्ट कौन सी है हमारी, ये वाली। ठीक है, ये हमारी सब पोलर बेल्ट है। 45 डिग्री से लेकर 66 तक, यहाँ कंसिडर कर लो 66.5 डिग्री, और ठीक नीचे भी ऐसी 66.5 डिग्री साउथ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ। ठीक है, चलिए यहाँ समझते हैं। अब यहाँ क्या है कि क्वेश्चन आता है कि जो कॉरलिस फोर्स है, मैं इसको फिर कॉरलिसिस बोल रहा हूँ तो आप कॉरलिस ही पढ़ना है इसको, कॉरलिस फोर्स हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो कॉरलिस फोर्स का जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सब पोलर बेल्ट में। ठीक है, और जहाँ हमारी एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो हमें यहाँ क्या एक्सपीरियंस होगा, स्टॉर्म, तूफान सबसे ज़्यादा यहीं देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पर होता है, सब पोलर बेल्ट में। ठीक है, तो कोरोलिसिस फोर्स का जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है, इस रीजन में, सब पोलर बेल्ट में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो विंड हमारी डिफ्लेक्ट होती है वो भी इसी रीजन में होती है। अब हमने क्या पढ़ा था, 35 डिग्री
नॉर्थ में या 35 डिग्री साउथ में जो हमारी एयर प्रेशर है वो हाई हो जाता है। अब हम ऊपर जाएंगे तो हमारा एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारी जो विंड है वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर हम मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी विंड का डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहीं पर ही हमारी कॉरलिस फोर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। डेट्स वाई हमें यहाँ पर स्टॉर्म देखने को मिलता है, मतलब स्टॉर्म एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख समझिए, देखिए ये कहाँ पर लोकेटेड है, 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर, ठीक है। इट इज जोन ऑफ टू विंड्स, द वार्म वेस्टलर विंड्स मीट द कोल्ड पोलर isthmus as the westerlies are lighter they rise over the cold polar winds creating a low pressure area, ठीक है जी। और दिस बेल्ट एक्सपीरियंस स्टॉर्मी, जैसे कि मैंने आपको बताया साइक्लोनिक एक्टिविटी सारी की सारी यहीं बनती हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कोल्ड एंड वार्म एयर मास प्रोड्यूस पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो पोलर जेट स्ट्रीम भी हमारे को कहाँ पर एक्सपीरियंस होती है, पोलर लो प्रेशर बेल्ट में, ठीक है जी। और एक हमारा लास्ट रह गया ट्रेड विंड, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ट्रेड विंड बेसिकली कहाँ पर मानी जाती है, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ। इससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, एयर प्रेशर की वजह से जो विंड है वो सारी नीचे की ओर आ जाएंगी और प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा तो समुंदर में शिप हमारी डूबने लग जाएगी और कहीं ना कहीं फिर हॉर्स जो ट्रेडर्स थे वो फेंकना शुरू कर देते थे। डेट्स वाई उसको हॉर्स लेटीट्यूड कहा जाता है, 35 डिग्री नॉर्थ या साउथ, ठीक है। वैसे मैंने आपको जैसे कि बताया कि 35 डिग्री 30 to 35 डिग्री आता है ना। अगर क्वेश्चन में अलग अलग आ जाए, मान लो कि आपसे पूछा जाए होस्ट लेटीट्यूड, अगर हम डिग्री वाइज पूछें 30 डिग्री 35 डिग्री, तो आपका जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है वो 35 डिग्री को ही देनी है, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ देख लेते हैं। ट्रेड विंड्स ब्लो द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया टुवार्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है जी। कन्फाइंड टू द रीजन बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ थ्रू आउट द अर्थ सर्फेस, ठीक है जी। उसके बाद ट्रेड विंड फ्रॉम द टू हेमिस्फीयर मीट एट द इक्वेटर, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, ठीक है। ड्यू टू कन्वर्जेंस दे राइज एंड कोज हैवी रेनफॉल, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द ट्रेंड विंड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। बस ये इतना याद रखना कि नॉर्थन हेमिस्फीयर पे राइट साइड और साउथर्न हेमिस्फीयर पे लेफ्ट साइड, ठीक है। चलिए होपफुली ये सेशन में आपको प्रेशर बेल्ट और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इन केस आपका कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट करना। नेक्स्ट सेशन में हम आपके डाउट्स पहले ले लेंगे, देन हम नेक्स्ट टॉपिक कंसिडर करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना, केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और घर से बाहर तभी निकलना अगर आपको कोई ऐसा काम हो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।